हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपना चैप्टर चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसके अंदर अपन ने दो टाइप के क्वेश्चन कराए थे, जिसमें बैलेंस शीट गिवन होती है तो वो क्वेश्चन करा दिया था, और लास्ट लेक्चर के अंदर वो क्वेश्चन कराया था जिसमें बैलेंस शीट गिवन नहीं होती। तो पहले अपन बैलेंस शीट बनाते हैं, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश एट बैंक अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल चैप्टर है डिसोल्यूशन पार्टनरशिप का। ठीक है, अब ये पार्टनरशिप का ये जो चैप्टर है ये लास्ट है और इसका भी दी एंड होने वाला है चैप्टर का। अभी अपन ने क्वेश्चन लिया हुआ है। आज इस लेक्चर के अंदर अपन लोग क्या करने वाले हैं, जनरल एंट्री कराने वाले हैं। ठीक है, तो जरा जनरल एंट्री के बारे में समझना कि जो भी ट्रांजैक्शन दे रखा है उसको अपन को जनरलाइज करना है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले एक बार उसको पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है ए एंड एच वर पार्टनर्स इन अ फर्म। दो पार्टनर है ए और एच। ठीक है, लिखा हुआ दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म, यानी कि इन्होंने डिसाइड किया कि डिसॉल्व करना चाहते हैं फर्म, यानी कि इस वाले जो क्वेश्चन में अपन को जनरलाइज करनी है एंट्री। ठीक है, इसके बाद इन्होंने लिखा है यहाँ पे पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग आफ्टर वेरियस assets other than cash and bank and outsider liability have been transferred to realization account। इनका कहने का मतलब ये है क्वेश्चन जो भी है उसकी असेट्स और उसकी आउटसाइडर लाइबिलिटी को, कैश को छोड़ के हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है। जैसे अपन लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं ना, तो पहले असेट ट्रांसफर करते हैं, लाइबिलिटी ट्रांसफर करते हैं। ऐसे अपन ने ऑलरेडी इसमें असेट्स और लाइबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया है कैश एंड बैंक को छोड़ के, क्योंकि कैश एंड बैंक तो वैसे भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाते, तो अपन को ये वाली बात तो नहीं करनी। अब अपन के बाद में जो पॉइंट दे रखे इसकी एंट्री अपने को करनी है। पहला लिखा हुआ है देयर वाज अ फर्नीचर वर्थ 50,000, मतलब फर्नीचर था 50,000 रुपए का। इन्होंने लगा ए टुक ओवर 50% ऑफ द फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट। मतलब इन्होंने क्या करा, 50% जो फर्नीचर है ए ने, यानी कि किसने ले लिया, ए ने 50% फर्नीचर को ले लिया 10% डिस्काउंट पर। ठीक है, अब एक बात समझना, जब कोई पार्टनर असेट लेता है तो उसकी जो कैपिटल होती है वो कम होती है। अपन इसमें एंट्री पोस्ट करेंगे एस कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन। समझना पूरी बात को, एक मिनट। पॉइंट फर्स्ट की एंट्री बता रहा हूं, ये असेट्स और लायबिलिटी ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में जा चुकी है, हमें इनके ट्रांजैक्शन की जनरलाइज करनी है यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने पहला पॉइंट बोला है कि फर्नीचर था 50,000 का, ठीक है, जो कि ए टुक ओवर द 50% ऑफ फर्नीचर 10% डिस्काउंट। ए ने 50% फर्नीचर को 10% डिस्काउंट पे ले लिया। तो अपन ने ये बताई थी कि प्रॉफिट जो और लॉस जो होता है वो ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन अकाउंट सेट ऑफ करता है। अपने को तो जितने रुपए में वो ले रहा है उतने की बात करनी है। पार्टनर जब असेट लेता हो तो उसकी कैपिटल होती है कम। एंट्री देखो एक बार, इज कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये लिया है एस कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। अच्छा, स्टॉक जो है वो 50,000 का है, कितना परसेंट लिया, 50%। तो समझना 50,000 का 50% हो गया 25,000। ठीक है, इसको समझना 50,000 का 50% हो गया 25,000। कितने परसेंट डिस्काउंट पर लिया, 10% डिस्काउंट पर, यानी कि 25,000 का 10% अपन डिस्काउंट लेस करेंगे। ठीक है, लेस 10% डिस्काउंट। ठीक है, अब देखो 25,000 का 10% करेंगे तो 2500 आएगा, यानी कि 22,500 में ए ने फर्नीचर ले लिया, और फर्नीचर ऑलरेडी रियलाइजेशन में जा चुका, तो सारी एंट्री रियलाइजेशन के थ्रू होती है। एंट्री पोस्ट करी एस कैपिटल अकाउंट या टू रियलाइजेशन 22,500, ये हो गई पहली एंट्री। बात समझ आ गई, यानी कि ये वो एंट्री है जो उसने 50% लिया है। उसके बाद इन्होंने आगे बात बोली है कि एंड द रिमेनिंग फर्नीचर वाज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू। जो रिमेनिंग रह गया, तो अपन को पता है 50% तो ले लिया था ए ने, 10% डिस्काउंट पे रह गया 50%। ठीक है, कितना रह गया, 25,000। ठीक है, क्योंकि 25,000 का तो ये हो गया और 25,000 का हो गया ये, यानी रिमेनिंग रह गया 50%। उसको इन्होंने बोला है कि 30% प्रॉफिट पर सोल्ड कराए। तब जरा एक बात समझना, 25,000 का ऐड करेंगे इसमें 25% का प्रॉफिट। ठीक है, 25% का प्रॉफिट, तो अपने को पता है कि 25,000 का अगर अपन 30% निकालेंगे तो 7,500 आएगा, ऐड करेंगे तो 32,500 आएगा। ये रिमेनिंग 50% फर्नीचर, क्योंकि 50,000 का था, आधा तो ये ले लिया 10% डिस्काउंट पे खत्म, यानी कि 50% फर्नीचर खत्म, 50% रह गया। 50,000 का 50% होता है 25,000, आधा ये रहा और आधा ये रहा, 50%। इस आधे फर्नीचर को इन्होंने सोल्ड कराए 25% प्रॉफिट पे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी 30% प्रॉफिट पे, 30% प्रॉफिट पे कराए, और 30% निकालेंगे वो 7,500 ही होता है। तो 30% प्रॉफिट पे इन्होंने सोल्ड कराए, ऐड करा तो 32,500 आ गया। जब हम इसको सोल्ड करेंगे तो क्या एंट्री पोस्ट होगी वो भी देख लीजिए आप। यहाँ पे एंट्री पोस्ट होगी बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो गई एंट्री 32,500। देखो ये तो थी लेने की, यानी कि ए ने ले लिया फर्नीचर, असेट ले रहा तो उसकी कैपिटल को अपन ने कम कर दिया, और ये है जो रिमेनिंग फर्नीचर था ना 50%, उसको 30% प्रॉफिट पे बेच दिया अपन ने, ऐड कर दिया। अच्छा, अपन चाहे तो इस वाली एंट्री की और इस वाली एंट्री की कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं।
कोई परेशानी नहीं है किसी प्रकार की। इसकी कंबाइंड एंट्री बता देता हूं क्या होगी, तो देखना ढंग से। एज कैपिटल अकाउंट डी आर 22,500, उसके बाद फिर अपन ने देखो ये तो हो गया एज कैपिटल हो गया, उसके बाद यहां पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डी आर 32,500 और यहां पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन। बात समझ में आ रही है क्या? रियलाइजेशन, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 0 और 5 और 5 0 5 और ये हो जाएगा आपका 55। ठीक, बात समझ में आ गई? 3 5 5 0 के 5 और 3 2 5, ठीक है, 55,000 हो गया। इसको अपन चाहे तो कंबाइंड एंट्री अपन नहीं करती। ठीक, ये इसको भी कर सकते हैं और इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? तो ये पहले पॉइंट की थी कि ये वाला पहला पॉइंट अपन ने कवर कर लिया। इसमें असेट लायबिलिटी ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है, हमें तो सिर्फ पॉइंट की जनरलाइज एंट्री करनी है। तो एक ये हो गई, एक ये हो गई और इसकी हम कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं। तो एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन, क्योंकि ए ने ले लिया 22,500 में और जो बैंक से बेचा अपन ने 32,500 का और रियलाइजेशन में टोटल 55,000। बात समझ में आ गई? एक बार टोटल देख लेते हैं, 22,500 प्लस 32,500 जाएगा 55। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर सेकंड के बारे में। ठीक, अब देखो पॉइंट नंबर सेकंड ये कह रहा है, इन्होंने कहा है एच लोन 6,000 वाज डिस्चार्ज एट 6200। देखो अब इसमें पॉइंट में क्या है, एच पार्टनर है तो इसका मतलब इसका लोन तो रियलाइजेशन में नहीं जाता, पार्टनर का तो नहीं गया, अच्छी बात है। 6,000 का था, इन्होंने डिस्चार्ज किया 6200 में। इसका मतलब ढंग से इस बात को समझना, 6,000 रुपए का लोन था, 6200 पेड करें, इसका मतलब इसमें जो 200 एक्स्ट्रा पेड करें वो इंटरेस्ट के होंगे। और अपन को ध्यान है, अपन ने जब लास्ट लेक्चर लिया था, मतलब जिस एक लेक्चर में क्वेश्चन लिया था जिसमें एक लोन आया था, तो लोन पे इंटरेस्ट थी 3,000 रुपए की, तो वो सिर्फ जो इंटरेस्ट थी वो रियलाइजेशन में भेजी थी, सिर्फ वो रियलाइजेशन में। तो इसका मतलब ये 200 है, ये रियलाइजेशन में जाएंगे। एंट्री एक बार समझने की कोशिश करना। अच्छा, जब इंटरेस्ट जो देगी फर्म के लिए लॉस है, फर्म एंट्री क्या कर रही है जरा देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट ऑन एच लोन, या एच लोन भी लिख सकते हो, एक ही बात है। इंटरेस्ट ऑन एच लोन लिखो या एच लोन लिखो, ये दे दिया 200 क्योंकि डिफरेंस है 200 का, तो ये तो देखो अपन ने कर दिया। बात समझ में आ गई? यानी कि इंटरेस्ट तो पहुंच गई रियलाइजेशन में। अब जो पेमेंट करना है वो कितना करना है, 6200। अब जरा उसको एक बार देखना, एच लोन अकाउंट डी आर, ढंग से समझना पूरी बात, 6,000, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डी आर 200 और टू बैंक अकाउंट 6200। आ रही बात समझ में? हुआ क्या, ये रियलाइजेशन से 200 जो थे वो लोन में ट्रांसफर करे, तो जब हमने लोन में करा, हमने देखो लोन के लिए यहां पे लिख दिया ये रियलाइजेशन, ठीक है, रियलाइजेशन से कर दिया तो लोन हो गया 6,000 का, रियलाइजेशन से 200 की इंटरेस्ट ले ली और टोटल पेमेंट करा दिया 6200 का। बात समझ में आ गई? इसमें कोई परेशानी है? तो पॉइंट नंबर सेकंड है। कई बार क्या होता है, रियलाइजेशन में क्वेश्चन आगे जनरल एंट्री पूछ लेता है और जनरल एंट्री में ही दिक्कत आ जाती है बच्चों को, तो इसलिए बता रहे हैं। दोनों पॉइंट अच्छे समझ में आ गए? यानी कि रियलाइजेशन में से पहले इंटरेस्ट को ले लिया और फिर अपन ने जब पेड कराया तो एच लोन अकाउंट दिया। यहां पे रियलाइजेशन यूज नहीं करते क्योंकि जो पार्टनर लोन है वो कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाता, इसलिए नाम से आता है। इसका लोन अकाउंट भी बनवाया था, आप लास्ट के लेक्चर में जाके चेक कर लेना, एक लोन अकाउंट बनवाया था, ठीक है, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसमें लिखा था बाई रियलाइजेशन और पेमेंट कराया था टू बैंक, तो वही है, ठीक है। 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए अपने यहां पे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, उसको भी देख लो एक बार आप। पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, देयर वाज अ बिल, हाँ थर्ड पॉइंट देखो, द फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹5,000 ऑन बिहाफ ऑफ एच हु हैड टू बियर दिस एक्सपेंसेस। हुआ ऐसा है कि पेमेंट करना था पार्टनर को और पार्टनर के बिहाफ पे पेमेंट किया फर्म ने, ठीक है, ये देखो पढ़ो ढंग से, द फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग 5,000 ऑन बिहाफ ऑफ एच। फर्म ने पेड किया है पार्टनर के बिहाफ पे, एच पार्टनर है, हु हैड टू बियर दिस एक्सपेंसेस, जो कि उसी को एक्सपेंसेस को बियर करना था पार्टनर को, लेकिन ये फर्म ने पेड कराया। तो जब अपन ने एक्सपेंसेस के बारे में पॉइंट बताए थे, तो पॉइंट अपन ने बताए थे 4। पहला, जब फर्म पेड करती है रियलाइजेशन टू अकाउंट डीआर टू कैश टू बैंक, जब पार्टनर पेड करता है तो एंट्री अपन ने पोस्ट करी थी रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल, जब पार्टनर को पेड करना था फर्म ने पे करा है, एंट्री पोस्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक। आ गई समझ में? तो हम यहां पे जो एच को पेड करनी थी लेकिन फर्म ने पेड करे, तो फर्म एंट्री करेगी एच कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, ठीक है, 5,000 का। वो तो ये कहेगी कि उसने पार्टनर को कैपिटल पे करी है 5,000, ठीक है, उसकी कैपिटल से कम होगा। बात समझ रही है? एक्सपेंसेस का पॉइंट है। उसके बाद पॉइंट नंबर डी है, लिखा हुआ देयर वाज अ बिल फॉर ₹1200 अंडर डिस्काउंट,
एक बिल था, ठीक है, अंडर डिस्काउंट था। इस वाले पॉइंट को अच्छे से, अभी लास्ट जो अपन ने लेक्चर लिया था उससे भी एक लेक्चर पहले अपन ने क्वेश्चन कराया था जिसमें एक पार्टनर था, वो हो गया इंसॉल्वेंट, फर्म पहले बीआर को डिस्काउंट करा चुकी है, सेम पॉइंट है, जरा देख लो इस वाले को। लिखा हुआ देयर वाज अ बिल फॉर ₹1200 अंडर डिस्काउंट, द बिल वाज रिसीव्ड फ्रॉम एस, एस एक पार्टनर, एस था उससे आया था, एस पार्टनर नहीं है, मतलब एक व्यक्ति उससे आया है, ठीक है, हु प्रोवाइडेड इंसॉल्वेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड 25% रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट। ठीक है, सुनो इसकी एंट्री अपन लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले जो पैसा है वो रिटर्न जाएगा, जो 1200 रुपए डिस्काउंट कराए तो वापस पे करने पड़ेंगे। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू बैंक, ये फर्म कर रही है वापस, क्योंकि बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो वो जो पहले से ऑलरेडी डिस्काउंट करा रखा पैसा वापस देना पड़ेगा, 1200 कर दिया। यहां तक बात समझ में आ गई, ये अपन ने 1200 पे कर दिया वापस से, रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक। ठीक, अब उसके बाद केवल उससे केवल कितना परसेंट पैसा आ पाया, 25% आ पाया है, तो 1200 का अगर मैं 25% लगाऊंगा तो 300 होता है, वो फर्म के पास एंट्री है। फर्म एंट्री पोस्ट करेगी बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट 300 से। बात समझ में आ गई। ये पहला तो जो रियलाइजेशन वाला है ये तो पे कर दिया वापस, क्योंकि जो बिल डिस्काउंट कराया था उसको रिटर्न कर दिया, फर्म करेगी इस काम को, पैसा लौटाना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या करेगी, फिर उस पार्टी को फोन करेगी, भाई बिल तो तुम्हारा डिसऑनर हो गया, अब कुछ तो पैसे दो, तो उसने 25% पैसा दे दिया, एंट्री पोस्ट कर दी बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन। बात समझ में आ गई। और ये वाला पॉइंट ऑलरेडी क्वेश्चन में डिस्कस हो चुका है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर ई की, क्रेडिटर टू होम द फर्म ओन 6000। अरे फर्म के जो क्रेडिटर थे वो 6000 थे, इन्होंने क्या करा, एक्सेप्ट करा स्टॉक, वो भी 5000 रुपए का और 5% डिस्काउंट के साथ। इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से समझना, ये क्या कह रहा है, फर्म के क्रेडिटर है 6000 के, क्रेडिटर है 6000 फर्म के, ठीक है। इन्होंने क्या करा, स्टॉक एक्सेप्ट कर लिया, 5000 का स्टॉक था और कितने परसेंट डिस्काउंट के साथ एक्सेप्ट किया, 5% डिस्काउंट। अगर मैं 5000 रुपए का 5% डिस्काउंट लगाता हूं तो 250 रुपए होता है, इसका मतलब इन्होंने ले लिया 4750 में। 4750 में क्रेडिटर ने एक स्टॉक एक्सेप्ट किया, 5000 की वैल्यू थी, लेकिन उन्होंने 5% डिस्काउंट के साथ एक्सेप्ट किया, लिखा हुआ है यहाँ पे एट डिस्काउंट 5%, तो 5000 का 5% होता है 250, तो मतलब वैल्यू ले गई 4750। इतने रुपए पे इन्होंने ये तो ले लिया। अच्छा, 6000 में से अगर 4750 के स्टॉक ले लिया गया तो जो रिमेनिंग रह गए, रिमेनिंग जो क्रेडिटर रह गए वो रह गए 1250। बात समझ में आ गई, रिमेनिंग रह गए 1250। ढंग से समझो, क्रेडिटर थे 6000 के, इन्होंने एक्सेप्ट करा स्टॉक 5000 का डिस्काउंट पे 5% पे, तो कोई क्रेडिटर है उसने कहा हम स्टॉक ले लेंगे, हमने कहा स्टॉक 5000 का है, बोला 5% डिस्काउंट कम करके लेंगे, तो ठीक है 4750 में ले लो, तो ये ले लिया। फिर बोला रिमेनिंग के लिए आप हमें कैश दे देना, ये लिखा हुआ है एंड द बैलेंस इन कैश, तो ये रहा 1250। आ गई गाड़ी समझ में। अब जरा एक बात समझना, जब क्रेडिटर कोई भी असेट को लेते हैं तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, तो मतलब ये वाली एंट्री तो नहीं होगी, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बात समझ गई, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस वाली बात को। तो अब बात रह गई कितनी, 1250 वाली। तो मैंने क्या कहा था, एक पॉइंट समझाया था जब रियलाइजेशन की जनरल एंट्री समझा रहे थे, कोई क्रेडिटर कोई एसेट को लेता है तो उसकी कोई एंट्री पोस्ट नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर उसके बैलेंस, अगर और कोई बैलेंस है उसको कैश में पेड करोगे तो सिर्फ वो जो कैश में पेड किया है सिर्फ उसकी एंट्री होगी 1250 की। एंट्री जरा देख लेते हैं भैया क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर, यहां पे कैश पेमेंट की कह रहा है इसलिए कैश लिख रहे हो, नहीं तो अपन ने तो सारे ट्रांजेक्शन बैंक से ही करें, तो बैंक ही लिख लो, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अमाउंट आ जाएगी इसमें 1250। आई होगी ये बात, आपको समझ में आई होगी। यानी क्रेडिटर को जो पेमेंट था, तो जो असेट वो ले लेते हैं उसकी तो कोई एंट्री नहीं होती, जो बैलेंस कैश में पेड करा है उसकी अपन को एंट्री पोस्ट करनी पड़ती है, ठीक। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है इस जगह पे। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसमें जनरल एंट्री थी, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आई होंगी। दूसरा क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ है पार्टनर एस आर एंड पी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1, यानी कि ये अपना जनरलाइज एंट्रीज का दूसरा क्वेश्चन है, कभी कराया दूसरा ये रहा, ठीक है। इन्होंने कहा कि 3 पार्टनर है एसआरपी और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। द फर्म वॉज डिसॉल्व हो रही है 31 मार्च 2019 को, फर्म डिसॉल्व हो रही है। इन्होंने कहा आफ्टर द ट्रांसफर असेट, जैसे कि अपन ने अभी कराया क्वेश्चन, सारी की सारी असेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, सारी की सारी लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। तो यहां पे लिखा हुआ है द फर्म वॉज डिसॉल्व हुई है आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ असेट्स अदर देन कैश को छोड़ के एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलो, आउटसाइडर लायबिलिटी बोल लो, ठीक है, टू द रियलाइजेशन अकाउंट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, यानी कि इन्होंने सारी की सारी चीजें असेट और लायबिलिटी को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, कैश को छोड़ के, क्योंकि कैश तो रियलाइजेशन में नहीं जाता। अब इन्होंने ये पॉइंट बोला और बोला पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, अ डेटर हुज डेट फॉर रुपीज 90,000 हैड बीन रिटर्न ऑफ,
एक डेटर थे जो कि 90,000 के थे, फर्म ने उसको बेड डेप्ट मान के खत्म कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। तो लिखा हुआ है हुज डेप्ट ऑफ रुपीज 90,000 हैड बीन रिटर्न ऑफ एज बेड, उनको बेड मान के रिटर्न ऑफ कर दिया, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है पेड 88,000 इन फुल सेटलमेंट, और लेकिन उन्होंने वो पैसा पेड कर दिया 88,000। हमने तो उसको बेड मान लिया, फर्म ने बेड मान लिया 90,000, लेकिन बाद में डेटरों में कुछ आया होगा तो उन्होंने 88,000 फर्म को पे कर दिए। अब जरा देखना फर्म क्या एंट्री कर रही है, बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट 88,000, मतलब बेड डेप्ट हो गए थे, ठीक है, उन्होंने बेड मान लिया था, राइट ऑफ कर दिया था पी एंडल से, लेकिन डेटर ने 88,000 फर्म को दे दिया फुल सेटलमेंट में, एंट्री पोस्ट कर दी बैंक अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन। ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते। सेकंड, इसने यहां पे लिखा है क्रेडिटर टू हुम 1,21,000 के क्रेडिटर थे, वर ड्यू टू बी पेड एक्सेप्ट स्टॉक 71,000 का, तो इन्होंने स्टॉक एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना, और लिखा हुआ है एंड द बैलेंस वाज पेड टू देम बाय अ चेक, और जो रिमेनिंग अमाउंट रह गई उसको चेक से कर दिया। तो देखो बार बार इसी बात को बोल रहे हैं, क्रेडिटर अगर कोई असेट को एक्सेप्ट करता है तो उसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी, यानी कि 1,21,000 है, एक बार देखो यहाँ पे 1,21,000 है, इसमें से उन्होंने 71,000 का स्टॉक एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो अब एक बार देख लेते हैं रिमेनिंग अमाउंट जो अपनी बच रही है वो बच रही है 50,000 की, ठीक है। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है 50,000 की, इसका पेमेंट होगा, और उन्होंने यहाँ पे बोला भी है एंड द बैलेंस वाज पेड देम बाय चेक। तो देख लो इसकी एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, ठीक है, 50,000 की एंट्री होगी, और जो उन्होंने असेट्स को एक्सेप्ट किया है उसकी कोई एंट्री नहीं होती क्रेडिटर के लिए, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, बार बार में इसको थोड़ा ढंग से समझ लो, ये इससे पहले में भी आया था और अभी दोबारा बता दे रहे हैं। ये 1,21,000 के क्रेडिटर है और इन्होंने कहा कि स्टॉक एक्सेप्ट कर ली 71 का, और एंड द बैलेंस वाज पेड कर दिया चेक से फर्म ने। तो असेट एक्सेप्ट करने की कोई एंट्री यहाँ पे होती है नहीं, रिमेनिंग बैलेंस बचा था 50,000, वो अपन ने कर दिया, एंट्री पोस्ट कर दी रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक। उसके पॉइंट नंबर ये थर्ड बोल रहा है, पॉइंट नंबर थर्ड में कह रहा है आर हैड गिवन अ लोन टू द फर्म, आर ने लोन दे रखा है फर्म को, आर ने लोन दे रखा है फर्म को, फर्म से ले नहीं रखा, फर्म को दे रखा है। यहां पे लिखा हुआ आर हैड गिवन अ लोन टू द फर्म रुपीज 18,000, लेकिन ही वॉज पेड रुपीज 70,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। अब वह क्या है, यानी कि जो आर का लोन है ना, ठीक है, वो फर्म को उसने 18,000 का लोन दे रखा था, फर्म ने उसको फुल सेटलमेंट में 17,000 दे दिए। अब पार्टनर का लोन बैलेंस उसमें तो रियलाइजेशन में तो जाता नहीं है, पेमेंट की एंट्री जरा देखो एक बार, आप देखो यहां पे लिखा हुआ आर्स लोन अकाउंट डीआर 18,000 का था, 18,000 लिख दिया, ठीक है, टू बैंक अकाउंट 17,000 दिए फर्म ने, और यहां पे लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,000 का जो है वो रियलाइजेशन में चला जाएगा। लिखा हुआ क्या है, आर हैड गिवन अ लोन टू द फर्म 18,000 का दे रखा था, ही वॉज पेड रुपीज 70,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, उसके लोन का फुल सेटलमेंट में 70,000 पेड किया है, तो जो 1,000 रुपए बच गए यानी कम पेड किया उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। एंट्री पोस्ट हुई है आर्स लोन अकाउंट डीआर टू बैंक टू रियलाइजेशन। आई होप कि आपको ये बात तो समझ में आई होगी अच्छे से। उसके बाद पॉइंट नंबर डी की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट है 53,000 के, 53,000 के इन्वेस्टमेंट है, आउट ऑफ विच इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 43,000 वर्थ टेकन ओवर बाय एस, और एस देखो पार्टनर है, और इसने स्टॉक ले लिया, सॉरी इन्वेस्टमेंट ले लिए 43,000 की। बात समझ में आ गई? तो पहले तो अपन 43,000 की एंट्री करेंगे, पहले उसको एक बार आप देख लो। एंट्री नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 है इन्वेस्टमेंट पर रुपीज 53,000 के इन्वेस्टमेंट थे, ढंग से समझना इसको, 53,000 के इन्वेस्टमेंट थे, आउट ऑफ विच इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 43,000, इसमें से 43,000 के इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय एस एट 52,000, मतलब 43,000 जो थे ना उसको 52,000 में लिया है किसने, एस ने। तो इन्वेस्टमेंट जितने पे लेगा, असेट जितने रुपए पे लेगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो हम देखेंगे नहीं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो ऑलरेडी रियलाइजेशन ट्रांसफर करता है, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी रियलाइजेशन में जा चुका है, ठीक है। जितने रुपए में लेगा अपन को उतने से एंट्री करनी है। एंट्री देखो 52,000 में लिया है, एंट्री होगी यहां पे एस कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट 52,000। बात समझना है यहां पे बात समझ आ रही है? 52,000 कोई दिक्कत, 43,000 के थे, 52,000 में लिए, एंट्री पोस्ट कर दी एस कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। अच्छा अब इधर बात करूं रिमेनिंग, तो इधर बचते हैं 10,000, आ रही बात समझ में, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट बचते हैं 10,000 के। इन्होंने यहां पे लिखा एंड द बैलेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर रुपीज 12,000। बच्चे हुए जो भी इन्वेस्टमेंट थे 12,000 रुपए पर सोल्ड करे तो हमें प्रॉफिट लॉस से तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रियलाइजेशन ट्रांसफर होगा। अब एंट्री देख लो जरा, बैंक अकाउंट डीआर टू
रियलाइजेशन अकाउंट 12,000 से, ये एंट्री अपन ने कर दी। एंट्री जो पार्टनर ने लिए 52,000 के वो तो कर दी एज कैपिटल अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन, और उसके बाद जो रिमेनिंग थे वो 12,000 सोल्ड कर दिए, एंट्री पोस्ट कर दिए बैंक अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन। ये इससे पैसा आ गया और ये पार्टनर ने ले लिए। 53,000 के थे। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूजन कैसे होंगे कि भाई 53,000 के थे और 43 के उसने लिए, वो भी 50 में 52,000 जो प्रॉफिट है उसकी एंट्री, प्रॉफिट की कोई एंट्री नहीं होती क्योंकि रियलाइजेशन में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट जा चुका है। असेट होती है रियल, इसने बोला ऊपर ऊपर क्वेश्चन में कि सारी की सारी चीजों को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। जब असेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया गया था, एंट्री पोस्ट होती है रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू इन्वेस्टमेंट, तो वो तो ऑलरेडी जा चुके हैं। अब वो जितने में जो पार्टनर ले रहा है ये जितने में सोल्ड हो रहे हैं सिर्फ हमें उसकी एंट्री करनी होती है। एंट्री पोस्ट कर दी एज कैपिटल अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन 52,000, और जो रिमेनिंग था वो 12,000 में सोल्ड कर दिया बैंक अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन। बात समझ आ रही है? तो ये जनरलाइज के कुछ क्वेश्चन अपन ने लिए थे इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप के अपने जो टोटल 5 चैप्टर थे वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ये लास्ट लेक्चर था पार्टनरशिप का, ठीक है। आप एक बार इस पूरी पार्टनरशिप का रिवीजन करें। देखो क्वेश्चन करने से ही आपको पार्टनरशिप आएगी, ठीक है। हमारे पढ़ाने से या किसी और के पढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो कि आपको मिल जाएगा, उस पर भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।